अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम नॉवल पढ़ने जा रहे हैं उस नॉवल का नाम है टेस्ट ऑफ द डबरविल्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल है और विक्टोरियन एज से ये बिलोंग करता है और ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। तो जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनको इस नॉवल का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, ये नॉवल जो है ये थॉमस हार्डी ने लिखा है। इस नॉवल के अगर की फैक्ट्स की बात करें तो ये जो नॉवल का यानरा है वो विक्टोरियन और ट्रैजिक यानरा है। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। ये 1880s में इंग्लैंड में लिखा गया था। 1891 में ये पब्लिश हुआ था और रैंडम हाउस ने इसको पब्लिश करवाया था। इसके अलावा इस नॉवल को इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स भी लिखा गया, यानी कि सीरियल की फॉर्म में भी ये पीरियोडिकली पब्लिश हुआ था, आता रहा था। इसका जो राइटर है वो थॉमस हार्डी है और जो नरेटर है वो हमारे पास एनोनिमस है, यानी कि हमें पता नहीं कौन है, हमें नहीं उसका नाम पता नरेटर कौन स्टोरी नरेट कर रहा है। जो इस नॉवल की टोन है वो रियलिस्टिक है, पैसिमिस्टिक है। टेंस इसके अंदर पास्ट यूज़ हुआ है। सेटिंग अगर टाइम के लिहाज से बात की जाए तो 1880 से 1890s के राउंड अबाउट घूम रही है। और सेटिंग अगर प्लेस के लिहाज से बात करें हम लोग तो इसके अंदर वेसेक्स और द साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इसका जिक्र किया जा रहा है। प्रोटैगोनिस्ट जो इसके अंदर टेस्ट डर्बी फील्ड है और वो जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट थीम है वो यही है कि जो विक्टोरियन क्लास के अंदर सोशल क्लास के जो चेंजेस आ रहे थे वो दिखाए गए हैं इसके अंदर, और जो मैन है वो डोमिनेट कर रहे थे ओवर वुमेन वो दिखाया गया है इस नॉवल के अंदर। ये दो मेन थीम है, इसके अलावा भी हैं। अच्छा, ये तो हमारे हो गए की फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं कॉन्टेंट्स की। जो हमने इसके अंदर कॉन्टेंट्स डिस्कस करने वो है विक्टोरियन एज, उसको हम देखेंगे वो कौन सी एज है, क्या हुआ था उसके अंदर, उसके फीचर्स क्या थे। थॉमस हार्डी को डिस्कस करेंगे एज अ राइटर। कैरेक्टर्स लिस्ट देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। समरी को देखेंगे, थीम्स को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहले बात करते हैं हम लोग विक्टोरियन एज और उसके सैलियन फीचर्स की। अब विक्टोरियन एज, जैसे कि इसके नाम बता रहा है विक्टोरियन। विक्टोरियन जो है वो क्वीन के नाम से लिखा गया, क्वीन विक्टोरिया। ठीक हो गया। तो क्वीन विक्टोरिया के नेम के ऊपर इस एज का नेम रखा गया। हालांकि क्वीन विक्टोरिया के आने से पहले ही ये एज स्टार्ट हो चुकी हुई थी। ये एज स्टार्ट होती है 1832 में और एंड होती है 1900 में, और जबकि क्वीन विक्टोरिया हमारे पास आती हैं 1837 में। अच्छा, अब जो लिटरेचर इस एज के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो लिटरेचर कौन सा है, वो विक्टोरियन लिटरेचर होगा। ठीक हो गया। और ये स्टार्ट कब होता है विक्टोरियन लिटरेचर, जब टेनिसन ने अपनी फर्स्ट पोइम पब्लिश करवाई थी 1832 के अंदर, तो तब ये एज स्टार्ट हो जाती है। इस एज के फीचर्स की बात करें तो इसमें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी, उससे वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो जब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी तो एजुकेशन भी प्रमोट होने लग पड़ी थी। और 1833 की बात है, जितने स्लेव्स थे, जो नेग्रो थे, जिनको पहले स्लेव बना कर रखा जाता था, उनको फ्री कर दिया गया था इस एज के अंदर। इस एज को बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लेक्स एज माना जाता है। इस एज को एज ऑफ रैपिड फ्लक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इस एज को एज ऑफ फेथ एंड एज ऑफ डाउट भी कहा जाता है। जो और डोमिनेंट फीचर है इस एज के वो है मोरालिटी, हिपोक्रेसी, प्रोस्पेरिटी एंड पॉवर्टी, आइडियलिज्म, मटीरियलिज्म। इसके अलावा इस एज के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमरस राइटर्स जो थे वो हमारे सामने आते हैं बाकी एजेस और बाकी पीरियड्स के मुकाबले में। ये एज जो है अपने इंटेलेक्ट में तो एडवांस थी लेकिन इमोशंस में इमेच्योर थी। 60 ईयर्स तक ये एज रही है, जो कि 1900s में जाके एंड होती है एज। इस एज के अंदर दो इम्पॉर्टेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ये हैं कि इस एज के अंदर डेवलपमेंट हुई थी साइंस की और प्रोग्रेस हुई थी डेमोक्रेसी की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो भी इसी एज के अंदर हुई थी। नेचुरलिज्म का जो लिटरेरी मूवमेंट थी वो भी इसी एज में इंट्रोड्यूस करवाई गई, और इसी एज के अंदर रियलिज्म की लिटरेरी मूवमेंट भी हमारे पास सामने आ जाती है। इस विक्टोरियन एज को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट एज है। एक एज को कहते हैं हम लोग अर्ली विक्टोरियन पीरियड और सेकेंड एज को कहते हैं हम लोग लेटर विक्टोरियन पीरियड। तो अर्ली विक्टोरियन पीरियड में जो हमारे पास राइटर आते हैं वो है टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड और इसके अलावा डिकन्स, थैकरे वगैरह वगैरह। और लेकिन जो लेटर में आता है वो है रोजेटी, स्विनबर्न, मॉरिस, जॉर्ज इलियट, मेरेडिथ, हार्डी। अब हमारा मेन कंसर्न है हार्डी से। इसके अलावा और भी राइटर्स इस लेटर एज में आते हैं, लेटर पीरियड में आते हैं, लेकिन हमारा मेन कंसर्न है थॉमस हार्डी से। तो हम लोगों ने बात करनी है कि हार्डी कैसे राइटर थे। चले अब हम लोग थॉमस हार्डी को एज अ राइटर डिस्कस करते हैं। थॉमस हार्डी जो है वो विक्टोरियन टाइम पीरियड के बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर माने जाते हैं, जो कि 2 जून 1840 में पैदा हुए और 11 जनवरी 1928 में इनकी डेथ हो जाती है। ये वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट ऑफ द लेटर विक्टोरियन एज एंड पोइट
ठीक है। ये पैसिमिस्टिक राइटर कंसीडर किए जाते हैं, दो ये खुद क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं पैसिमिस्टिक नहीं हूँ, मैं रियलिस्टिक हूँ और मैं वो दिखाता हूँ जो कि मुआशरे में रियलिटी में हो रहा है, ठीक है, जो कि सोसाइटी में रियलिटी में हो रहा है, तो मैं वही पिक्चर प्रेजेंट करता हूँ। आई एम नॉट अ पैसिमिस्ट। मोस्टली इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ट्रेजेडीज़ लिखी हैं और जो इनके वर्क्स हैं उनको एक कोटेशन में डिस्क्राइब किया जा सकता है, वो ये है कि अ मैन पेनफुली डिससेटिस्फाइड विद द एज इन विच ही लिव्ड। ये कोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इनके वर्क्स के साथ रिलेट की जाती है कि ऐसा आदमी जो कि अपनी एज से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड था जिसमें वो रह रहा था। इसके अलावा इनकी राइटिंग के अंदर हम लोगों को रोल ऑफ चांस, रोल ऑफ फेट बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और इनके नॉवल में जब भी चांस की बात की जाए, वो कैसे आता है चांस, वो कोई ना कोई अपसेटिंग क्रिएट करने के लिए आता है नॉवल की सेटिंग के अंदर, यानी कि एक डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करने आता है इन द लाइफ ऑफ कैरेक्टर्स। इनका जो ट्रेजिक वियन है वो बेसिकली ग्रीक ट्रेजेडी से रिलेट करता है, जिनका बिलीफ ये है कि एक जो आदमी है वो फेट के हाथ में एक पपेट होता है, एक पुतला होता है। इनके जो नॉवेल्स हैं उनके अंदर हमारे पास ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आते हैं हीरोज़ और हीरोइन के तौर पे। हार्डी ने और शेक्सपियर दोनों ने अपने जो ट्रेजेडीज़ है उनके अंदर कॉमिक रिलीफ का एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस करवाया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके साथ लेबल लगा दिया गया कि ये पैसिमिस्ट हैं और इन्होंने कहा था कि मैं पैसिमिस्टिक नहीं हूँ। तो इनको पैसिमिस्टिक क्यों कहा गया उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये बेसिकली क्या करते थे, ये जो ह्यूमन लाइफ थी ना उनकी एक ग्रिम, एक ग्लूमी पिक्चर को पेंट किया करते थे, और जो रियलिस्टिक है ना एलिमेंट सोसाइटी के, उनको डिफ़ाइन किया करते थे अपनी राइटिंग के अंदर। और ये करते थे सोसाइटी के अंदर जो एटीट्यूड है लोगों की तरफ और लोगों का नेचर की तरफ और नेचर का लोगों के साथ, इन शॉर्ट जितना भी लोगों के ऊपर सप्रेशन किया जा रहा है और जो लोगों का बिहेवियर है, इग्नोरेंस है नॉलेज की तरफ, ये सारा कुछ जो है ना डिस्कस करते थे अपनी राइटिंग की तरफ। और जब सब कुछ अपनी राइटिंग के अंदर डिस्कस करते थे तो फिर लोगों ने कह दिया ये तो बड़ा पैसिमिस्टिक है, ये ट्रेजेडीज़ लिखता है, ये बड़ी नेगेटिव बातें करता है, सो ऑन। तो इस बेस पे हार्डी को पैसिमिस्टिक कह देना है कि इनजस्टिस है, क्योंकि अगर हार्डी ने ह्यूमन लाइफ को एज इट इज़ डिपिक्ट किया है तो फिर शेक्सपियर और टी.एस. एलियट ने भी तो यही कुछ किया है ना। टी.एस. एलियट की द वेस्ट लैंड क्या कर रही है, मॉडर्न सोसाइटी की हिपोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, जितना जो बैरन हो चुका है इंसान अंदर से उसको रिप्रेजेंट कर रही है। शेक्सपियर उसने क्या लिखा, वो लिखता है कि वी आर टू गॉड्स एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। तो उसने भी यहाँ पे बात क्या कर दी, उसने भी वहाँ पे यहाँ पे पैसिमिस्टिक टोन क्रिएट कर दी ना, जिसमें एक रियलिटी बताई गई है। तो इन शॉर्ट के इस बेस पे कि हार्डी सोसाइटी की रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता है, हम उसको पैसिमिस्टिक कह दें तो ये एक इनजस्टिस है, क्योंकि एक्चुअली में हार्डी हमें बताना चाहता है कि जो मैन है और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो शुरू से ही एक कन्फ्लिक्ट की स्टेट के अंदर है, और इसके अकॉर्डिंग जो हैप्पीनेस है वो क्या है, ओकेजनल एपिसोड है इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन, क्योंकि इसने खुद भी अपनी लाइफ के अंदर ऐसी पिक्चर्स, ऐसे सिचुएशन को फेस किया। इसकी जो एज थी उसी ने इसको मेलंकोलिक टच दिया था। ये जो टाइटल था पैसिमिस्ट का, मैंने आपको बताया डिसलाइक करता था। अगर हम इसके नॉवल के प्लॉट की बात करें तो इसके जो नॉवल है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, सिमेट्रिकल प्लॉट होता है इसके नॉवल्स का। ऐसा लग रहा होता है जैसे एक आर्किटेक्ट ने इसकी हेल्प की हो एक प्लॉट बनाने में, लेकिन समटाइम्स जो इनके प्लॉट है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं किस चीज़ से, जब इसमें इंट्रियन ऑफ एक्सीडेंटल हैपनिंग्स होती हैं, यानी कि वो हैपनिंग्स जो कि नहीं होनी चाहिए थी और वो हो जाती हैं, और उससे एक जो फ्लो था, रिदम था, वो टूट जाता है रीडर का। इसके प्लॉट सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट्स हैं, और इस बेस पे इनके जो नॉवेल्स हैं उनकी डिवीजन 3 पार्ट्स में की जाती हैं, 3 ग्रुप्स में की जाती है, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है उसको इनजेन्युइनिटी और एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया। सेकंड पार्ट जो है द रोमांसेस फैंटेसीज को डिस्कस करता है, और थर्ड पार्ट जो है द नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट को डिस्कस करता है। और जो हमने नॉवल पढ़ना है थर्ड, ठीक है, वो थर्ड ग्रुप में आता है। हमने जो नॉवल पढ़ना है टेस्ट ऑफ द डबरविल्स, वो थर्ड ग्रुप के अंदर आता है। वो उस थर्ड ग्रुप का मास्टरपीस है बेसिकली द रिटर्न ऑफ द नेटिव और टेस्ट ऑफ द डबरविल्स, इसके अंदर आते हैं। आप राइटर के जो नॉवेल्स हैं उनको देख सकते हैं। इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट नॉवल हैं वो है टेस्ट ऑफ द डबरविल्स, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ज्यूड द ऑब्स्क्योर, द वुडलैंडर्स, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड,
वगैरह वगैरह। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और इनके मोस्टली जो वर्क्स हैं उनकी सेटिंग वेसेक्स की दिखाई गई हुई है। जो थीम्स हैं इनकी राइटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट वो है disappointment in love and life, suffering and death, culture clash, knowledge and ignorance, nature law, गॉड एंड रिलीजन, सेक्स, सोशल थीम सारे के सारे जो आ जाते हैं वो इनकी राइटिंग के अंदर डिस्कस किए गए हैं। कन्वेंशनल आइडियाज़ के बारे में बात की गई है, पैसिमिज्म दिखाया गया, रियलिज्म दिखाया गया, नेचुरलिज्म दिखाया गया है। यहाँ पे हमारे हो गए थीम्स भी डिस्कस। अब हम आते हैं अपने नॉवल की तरफ और नॉवल के करैक्टर्स की बात करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट करैक्टर जो हमारे पास है वो है टेस डर्बीफील्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है और ये प्रोटैगोनिस्ट है पूरे नॉवल की। जो टेस है ना ये रूरल वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और नॉवल के बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही इस करैक्टर का इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। इसको बेसिकली किनशिप क्लेम करने के लिए डर्बरविल्स फैमिली में भेजा जाता है। अब इसको किनशिप क्लेम करने के लिए भेजा क्यों जाता है? क्योंकि उस टाइम पीरियड पे इनकी फैमिली जो थी वो फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा जो है ना लाइक कितनी है सफरिंग होना, पॉवर्टी को फेस करना पड़ना, ये सारे उनको इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे। जब वहाँ पे जाती है वहाँ पे एलिस नाम का एक पर्सन होता है जो इसको सीड्यूस करता है। उसके बाद इसका एक बच्चा होता है, उसका नाम सोरो रखते हैं और वो बच्चा अपनी इन्फेंसी में ही मर जाता है। ये दोबारा अपनी फैमिली के लिए अपना घर छोड़ के चले जाती है और जाके दोबारा घर के लिए काम करना शुरू कर देती है ताकि उसकी फैमिली जो है वो अच्छे से रह सके। थ्रू एंड थ्रू इसने नॉवल के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया और इसको बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स जो हैं वो फेस करना पड़े अपनी लाइफ के अंदर। तो ये जो करैक्टर है बेसिकली ये करैक्टर इस नॉवल का बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है। नेक्स्ट करैक्टर हमारे पास आता है अलीज़ा का, जिसका नाम लीज़ा लू भी है। ये यंगर सिस्टर है टेस की और टेस का बिलीफ होता है कि सारी की सारी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो लीज़ा लू के अंदर है, इसके अंदर कोई भी बैड क्वालिटी नहीं है। और वो एंजल क्लियर को वो इनक्रेज करती है कि मेरे जाने के बाद तुम लीज़ा लू से शादी कर लेना। जब टेस मर जाती है तो वो लीज़ा लू से शादी कर लेता है एंजल क्लियर। नेक्स्ट है सोरो। सोरो को मैंने आपको जैसा कि बताया, सोरो कौन था? वो एलिस का और टेस का एक इलिजिटिमेट सन था जिसकी इन्फेंसी में ही डेथ हो जाती है। एंजल क्लियर सेकंड इम्पोर्टेंट करैक्टर है हमारे पास। ये जो है इसकी शादी टेस डर्बीफील्ड से होती है। ये एक पार्सन का बेटा है और ये अपने 3 भाइयों में से यंगेस्ट नंबर पे आता है। इसके सिबलिंग्स जो हैं वो तो कॉलेज गए हैं लेकिन ये कॉलेज में नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो इंटेलेक्ट है वो सुपीरियर है। इसकी जो फैमिली है उनके कंजर्वेटिव व्यूज़ थे और इसके जो व्यूज़ थे अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल अपोजिट थे। ये लिबरल व्यूज़ रखता था लेकिन बहुत ही डॉगमैटिक किस्म का था। ये डीपली थ्योरेटिकल माइंडसेट था इसका और इसी माइंडसेट की बेस पे इसने जो टेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया था जब उसको पता लगा टेस्ट के पास्ट के अबाउट, क्योंकि उसके जो पास्ट की इन्फॉर्मेशन थी वो टोटली कंट्राडिक्ट थी इसके आइडियलिस्टिक व्यू के अकॉर्डिंग। इसके बाद आ जाता कैरेक्टर रेवरेंड फेलिक्स का और कटबर्ट का। ये दोनों जो है ना ये दोनों इसके ही ब्रदर हैं। तो जो फेलिक्स और कटबर्ट हैं ये दोनों कौन है? एंजल क्लियर के ओल्डर ब्रदर्स हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास एलिस डर्बरविल का। ठीक है, ये जो एलिस डर्बरविल है ये इसके अंदर एंटागोनिस्ट के तौर पे हमारे सामने आता है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का पर्सन है जो कि सिटी साइड में रह रहा है। इसकी मदर जो कि मिसेस स्टॉक डर्बरविल ना वो एक ब्लाइंड वुमेन है। इसमें जो एलिस है वो एक ग्रीडी और पोजेसिव किस्म का बंदा दिखाया गया हुआ है और ये सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा लाइक सुपीरियर है ना, फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, इसकी एक अच्छी रेपुटेशन भी है सोसाइटी के अंदर, एक प्रॉपर स्टेटस भी है। तो इस बेस पे ये एक्सप्लॉयट कर सकता है टेस को, तो ये टेस को एक्सप्लॉयट भी करता है। तो बेसिकली इसके कैरेक्टर के थ्रू जो मैन एक्सप्लॉयट करता है वुमेन को वो दिखाया गया है। और इसके अलावा ये एक इवेंट पे टेस को सिड्यूस भी करता है और सिडक्शन के बाद जो है ये अपनी जो सेटिस्फेक्शन की हो जाती है उसके बाद ये खुद को एक फंडामेंटलिस्ट प्रीचर के तौर पे कन्वर्ट कर लेता है कि अब इसने प्रीचिंग करना शुरू कर दी, तबलीग करना शुरू कर दिया है। लेकिन सून आफ्टर जब ये दोबारा टेस को देखता है तो डेविएट हो जाता है अपनी ये जो न्यूली फाउंड स्पिरिचुअलिटी होती है उससे। उसके बाद हमारे पास करैक्टर रहता है मिस्टर जॉन डर्बीफील्ड का। जो मिस्टर जॉन डर्बीफील्ड है ना ये बड़े जोवियल किस्म के, चीयरफुल किस्म के पर्सन है, इररिस्पॉन्सिबल मैन है। ये
किसके फादर हैं? यही टेस के फादर हैं। और इन्हीं की बेस पे जो प्लॉट है हमारा वो नॉवल का प्रोसीड करता है, क्योंकि इनको पता लगता है कि ये बेसिकली वारिस हैं, औलाद है किसकी? उन्हीं की लड़ी से चलते आ रहे हैं, डर्बी विल्स की। ठीक है, डर्बर विल्स की। तो यही चाहते हैं कि इनकी बेटी जो है वो डर्बर विल्स से जाकर मिले। और इसके अलावा जो है इनको हार्ट डिजीज़ होती है, और जब उनकी डेथ हो जाती है, इनकी डेथ के बाद जो इनकी फैमिली है वो अपने घर को छोड़ के किंग्स बेयर में चले जाती है। इसके अलावा मिसेस जॉन डर्बी फील्ड हैं, जो कि मिस्टर जॉन डर्बी फील्ड की वाइफ और टेस की मदर है। बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल वुमेन दिखाई गई हैं, जिनके व्यूज़ के अकॉर्डिंग जो डॉटर होना है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेटिव टर्म्स में डॉटर होना ही है। और इनका बिलीव था कि अपनी बेटी जो है ना उनको डर्बरविल्स में भेजेंगी ना, तो वहाँ पे जो जेंटलमैन है उनका, उससे इनकी बेटी की शादी हो जाएगी, और इससे जो इनकी फैमिली का फॉर्चून है वो उठ जाएगा, फैमिली बहुत ज़्यादा जो है ना तरक्की कर जाएगी। इसके अलावा जो करेक्टर्स हमारे पास है वो है रेवरेंड क्लियर एंड मिसेस क्लियर। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, और एंजल क्लियर के पेरेंट्स हैं। जो रेवरेंड क्लियर है ये एक फंडामेंटलिस्ट पार्सन है। इसने अपने बेटे को कॉलेज में नहीं भेजा था, और उसके अलावा जो है यही रिस्पॉन्सिबल था एलिस डर्बरविल की कन्वर्जन का आफ्टर ही कन्फ्रंट्स एलिस। उसके बाद मिसेस क्लियर की बात की जाए तो मिसेस क्लियर जो है ये एंजल क्लियर की मदर है, और बहुत ही कंजर्वेटिव वुमेन है। ये जो एंजल को टेस्ट पसंद है और उससे शादी की है, इस आइडिया को मिसेस क्लियर रिजेक्ट करती हैं, डिसलाइक करती हैं, लाइक नहीं करती। अब एक कैरेक्टर है मैरी चैंड का। मैरी चैंड बेसिकली जो मिस्टर रेवरेंड क्लियर है और मिसेस क्लियर हैं वो समझती हैं कि बहुत ही रिलीजियस वुमेन है, तो जो इनका बेटा है उसको शादी इससे करनी चाहिए। हालांकि वो जानते थे कि जो एंजल है वो एलिस को वो टेस को पसंद करता है। तो यहाँ पे हमारी करेक्टर लिस्ट हो गई डिस्कस। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के जो मेन पार्ट था समरी, उसकी तरफ आते हैं। समरी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब समरी कैसे शुरू होती है? अब जब नॉवल स्टार्ट होता है ना, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर थॉमस हार्डी ने ना बहुत से थीम्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो कि थ्रू आउट स्टोरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में उसने रोल ऑफ फेट बता दिया है, क्लास कन्फ्लिक्ट बता दिया है। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है उसने बता दिया है इस नॉवल के अंदर कि किस तरह विक्टोरियन टाइम पीरियड में कल्चरल क्लैश चल रहा था। जो मेल थे वो सब्जुगेट कर रहे थे वुमेन को, और जो रिच थे वो सब्जुगेट कर रहे थे पुअर को। तो ये तो ओवरऑल जनरल थीम थे इस चैप्टर के अंदर आ रहे थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थीम थे वो था रोल ऑफ फेट, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास विद इन इंग्लिश सोसाइटी। ठीक है, अब जो समरी है इसकी, जो प्रॉपर स्टार्ट है स्टोरी का, वो कैसे होता है? जॉन डर्बी फील्ड, जो कि फादर हैं टेस के, वो विलेज ऑफ मार्लोट से ना अपने घर की तरफ ना आ रहे होते हैं। सॉरी, वो एक रोड से ना अपने घर जा रहे होते हैं। उनका घर कहाँ पे है? उनका घर है विलेज ऑफ मार्लोट में। अब वो जब जा रहे होते हैं ना, उनका रोड पे एक ना सामना होता है एक बंदे से, उसका नाम है पार्सन ट्रिंघम। ठीक है, अब ये पार्सन ट्रिंघम से ना कौन मिला है? जॉन डर्बी फील्ड मिला है। अब वो जो डर्बी फील्ड है ना, वो जब वहाँ पे रुकता है तो पार्सन ट्रिंघम उसको ना सर जॉन कह के बुलाता है। तो डर्बी फील्ड रुकता है, उससे पूछता है कि तुमने मुझे इस मैनर में क्यों बुलाया? तो तब जो पार्सन ट्रिंघम है वो उसको कहता है कि मुझे पता लगा है कि आप जो है ना, आप बेसिकली डर्बरविल लिनेज से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आप सर पैगन डर्बरविल्स की डिसेंडेंट हैं, वो बंदा जिसने विलियम द कन्करर के साथ मिलकर लड़ाई की थी। और कहता है कि अगर नाइटहुड ट्रांसफ़र की जाती तो ज़रूर सर जॉन वो आपको मिलती, सर जॉन वो आपको मिलती। और जब जॉन डर्बी फील्ड ये न्यूज़ सुनता है, उसके तो लगते नहीं है बाग बाग हो जाना, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो ये न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है और डिसाइड करता है कि वो अपना रोलीवर्स इन है वहाँ पे रुक के ड्रिंकिंग करेगा। फिर यहाँ पे चैप्टर 1 ख़त्म होता है, साथ ही चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ना जो डर्बी फील्ड है वो मे डे डांस के अंदर एंटर होता है अपने घर में। और उस जो मे डे डांस होता है ना, उसके अंदर उसकी डॉटर टेस जो है वो भी डांस करती है। और इस सेलिब्रेशन के दौरान जिस टाइम वो डांस कर रही होती है, टेस जो है ना वो 3 भाइयों से मिलती है, फेलिक्स, कथबर्ट और एंजल क्लियर से। ये जो एंजल है ना, अब ये जो है ना, ये तो बेसिकली डांस नहीं करता टेस के साथ, लेकिन उसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है। अब जब ये डांस वगैरह हो गया और उसके बाद जो है
ये टेस घर वापस जाती है तो उसे पता लगता है कि उसका जो फादर है वो टावर में है। टावर में है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे शराब वगैरह होती है, ठीक है। तो वहाँ पे है, और अपनी वो जो फैमिली की कनेक्शन की जो है ना सीरीज़, ठीक है, कि वो एक डर्बरविल्स फैमिली से बिलोंग करता है, इस चीज़ पे ना, इस न्यूज़ पे सेलिब्रेटिंग कर रहा है। लेकिन जो जॉन है उसको सुबह काम करने के लिए, जो बीज़ हैं उनको डिलीवर करने के लिए जल्दी उठना होता है। तो इसलिए जो है ना टेस अपनी मामा को भेजती है, अपनी माँ को भेजती है कि जाके फादर को लेके आएँ। फिर उसका जो भाई अब्राहम है वो जाता है लेने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो खुद भी चला जाती है फिर जो टेस है वहाँ पे। अब जब टावर में जाती है पता लगता है जो डॉन रबरफील्ड है वहाँ पे रिवील करता है कि ही हैज़ अ ग्रैंड प्लान टू सेंड हिज डॉटर, ताकि अपनी वो बेटी को भेजेगा कहाँ पे, डर्बरविल्स के पास भेजेगा, ताकि वहाँ पे जाके वो अपनी किनशिप जो है उसका क्लेम करे, और उसके बाद जो है जो डर्बरविल्स हैं अपने बेटे की शादी इसके साथ करवा दें। अब उसके बाद वे वापस घर आते हैं टावर्न से। जब वो घर वापस आते हैं टावर्न से घर आते हैं तो उसके बाद वो देखते हैं कि उसका फादर तो सो गए, हम लोग सो गए, ये लोग सो गए हुए हैं। अब अगली सुबह होती है, जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, तो जॉन डर्बरफील्ड जो होता है बहुत ज़्यादा बीमार होता है, और वो जो है अपनी जो कैरेज होता है उसको नहीं चला पाता। तो इस बेस पे अब्राहम और टेस दोनों सोचते हैं कि वो डिलीवर कराते हैं बीज को। अब वो जब ट्रैवल कर रहे होते हैं उस दौरान उनका जो कैरेज होता है वो रैक हो जाता है, और उसका जो हॉर्स होता है उनकी डेथ हो जाती है। इनके हॉर्स का नाम प्रिंस है, और सिर्फ यही हॉर्स जो था यही इनकी लाइवलीहुड का ज़रिया था, सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया था। अब जब हॉर्स की डेथ हो गई हुई है तो इसका मतलब क्या है, अ फैमिली हैज़ नो सोर्स ऑफ इनकम विदाउट देयर हॉर्स। अब इसके बाद जो टेस है उसको उसकी मदर बहुत ज़्यादा प्रेशर करती है कि तुम जाओ मिसेस डर्बरविल को अप्रोच करके आओ, वो बहुत रिच लेडी हैं, ठीक है। वो मैल रोड से ज़्यादा दूर नहीं रहती, मैल रोड जहाँ पर टेस लोग की फैमिली रह रही है, ठीक है। तो उसकी मदर कहती है कि जो वो है मिसेस डर्बरविल, वो मैल रोड से ज़्यादा दूर नहीं रहती, तुम उनके पास जाओ, उनको बता के आओ हमारे कंडीशंस के बारे में, और उनको बता के आओ कि हम लोग आप ही के हेरिटेज से बिलोंग करते हैं, हेरिटेज से। टेस जो है वो एग्री कर लेती है और जाती है फिर वो मिसेस स्टॉक के पास, मिसेस स्टॉक डर्बरविल्स के पास, और वहाँ पे उसको मिलता है एलिस डर्बरविल। और एलिस जो है वहाँ पे उसको अपनी पूरी स्टेट दिखाता है और उसको किस करने की भी कोशिश करता है, जो कि टेस को पसंद नहीं आता। टेस वापस घर आती है और उसको फिर एक लेटर रिसीव होता है मिसेस स्टॉक से, जो कि एक मैस्कुलिन राइटिंग में लिखा हुआ होता है, और उसमें उसको ऑफ़र की गई होती है चिकन्स को एम्प्लॉय करने की एक जॉब। फिर उसके बाद एलिस जो है वो आता है टेस को लेने के लिए, ताकि वो उसको डर्बरविल स्टेट्स में लेके जाए। जब वो वहाँ पे लेके जा रहा होता है तो जॉन सोचता है कि शायद ये जो है ना मेरी बेटी से शादी कर लेगा। फिर क्या होता है, जब वो डर्बरविल को स्टेट में लेके जा रहा होता है तो एलिस बड़ी ही बुरी तरह ड्राइव करता है, और जो उसको टेस को कहता है कि तुम मुझे पकड़ लो, लेकिन टेस रिफ्यूज़ कर देती है क्योंकि वो थ्रू एंड थ्रू टेस को चेस करने की कोशिश कर रहा होता है। खैर उसके बाद जब टेस मिलती है मिसेस स्टॉक से तो उसको पता लगता है कि जो मिसेस स्टॉक है वो एक ब्लाइंड वुमन है, और उसको कोई पता नहीं कि टेस जो है वो इसकी रिलेटिव है। टेस जो है एलिस से और ज़्यादा खौफ खाने लग पड़ती है, क्योंकि एलिस जो है थ्रू एंड थ्रू उसको चेस कर रहा होता है, उससे बातचीत करना चाह रहा होता है। टेस जो है वो एलिस को इग्नोर करती है। फिर वीकेंड को एक विज़िट होता है चेस बोरो की तरफ, तो उसके अंदर टेस जो है डिफरेंट गर्ल्स के साथ ट्रैवल करती है। उसमें कार और नैन्सी डार्च नाम की दो लड़कियां होती हैं जो कि टेस का मजाक उड़ा रही होती हैं। फिर उसके बाद टेस जो है वो वापस आ रही होती है, तो वहाँ पे एलिस आता है और वो टेस को प्रोटेक्ट करता है और टेस को अपने साथ लेके चला जाता है। और जब वापस जा रहा होता है एलिस टेस को लेकर, तो वो पूछता है टेस से कि तुम मुझे इतना डिसलाइक क्यों करती हो, ठीक है। तो एलिस कहती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और ये चीज़ मुझे गुस्सा दिलाती है, तो मैं इसलिए तुम्हें डिसलाइक करती हूँ। टेस कहती है। बहरहाल जो एलिस है फिर वो एक लंबा रूट लेता है, जल्दी उसको घर नहीं लेके जाता। अब जो नेचर है उसका रोल क्या है कि रात हो चुकी हुई है, ठीक है, तो उनको वहाँ पे स्टे करना पड़ता है। अब टेस सो जाती है, जब टेस सो जाती है तो एलिस उसको सिड्यूस करता है। अब इसके बाद जो है टेस बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, वापस घर आती है और एलिस से कहती है कि वो उससे और ख़ुद से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है। वो खुद से नफ़रत करती है क्योंकि वो अपनी वीकनेस को कंट्रोल नहीं कर सकी, और वो तुमसे यानी कि एलिस से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है और कभी भी उसको पसंद नहीं करेगी। फिर इसके बाद जो है एलिस अपने घर वापस आती है, और टेस अपने घर वापस आती है और अपने घर आकर
अपनी मदर को बताती है जो उसके साथ हुआ, और कहती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया था कि सोसाइटी इतनी खौफनाक है। टेस कहती है अपनी माँ को कि जब मैं ये घर छोड़ के गई, आई वॉज चाइल्ड, एंड वाई डिड नॉट यू टेल मी दैट देयर इज डेंजर इन मैन, यू डू नॉट हेल्प मी। फिर जो टेस वापस आती है तो वो प्रेग्नेंट होती है, और उसका एक जो बच्चा होता है कुछ मंथ्स का, और उसकी बर्थ होती है, और वो बर्थ होने के फ़ौरन बाद ही उसकी ना कुछ टाइम बाद इन्फेंसी में ही डेथ हो जाती है। उस बच्चे का नाम वो रखती है सोरो, जो कि सिंबॉलिकल नेम है क्योंकि सोरो मीन्स दुख। फिर उसके बाद दोबारा से जो टेस है मार्लोट को छोड़ के जाती है टैलबोथेस में, टैलबोथेस डेयरी के अंदर काम करने के लिए। किसके लिए? दोबारा अपनी फैमिली के लिए जाती है वहाँ पर। वो रिचर्ड ट्रिक नाम का पर्सन होता है, उसके अंडर काम कर रही होती है, और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एंजल क्लियर से दोबारा, जिसको वो बड़ा वेगली रिमेंबर करती है। और उसके बाद अब क्या काम कर रहा है वो एंजल डेयरी में ही काम कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे कुछ दूसरी मिल्क मेड्स होती हैं जिसका नाम इज़, रेटी और मैरियन होता है। वो बताती हैं टेस को कि एंजल जो है यहाँ पे किस लिए यहाँ पे मिल्किंग को सीख रहा है, और ये एक पार्सन का बेटा है, और ये गर्ल्स पे ध्यान नहीं देता। लेकिन जो डिफरेंट गर्ल्स हैं वो लाइक करती हैं एंजल क्लियर को। बहरहाल एंजल क्लियर जब देखता है टेस को तो उसको टेस पसंद आती है, इवन कि वो टेस को एक टाइम आता है कि प्रपोज भी कर देता है। और इस बेस पे जो बाकी लड़कियां होती हैं वो टेस से जेलसी फील करती हैं। अब क्या हुआ, अब एंजल जो है ना अपने घर जाता है एमिंस्टर में, जहाँ पे वो अपनी मैरिज की जो पॉसिबिलिटी अपने पेरेंट्स से डिस्कस करता है, और वहाँ पे वो रियलाइज़ करता है कि इसकी जो लाइफ है वो टैलबोथेस में कितनी चेंज हो चुकी है इसके घर में रहने के मुकाबले में। और जब वो बताता है कि वो पसंद करता है टेस को, तो उसके घर वाले चाहते हैं कि ये मैरी चैंट नाम की एक लड़की है उससे शादी करे। लेकिन जब वो अपने घर में बात कर लेता है उसके बाद वो वापस आ जाता है एमिंस्टर से, तो वो टेस को प्रपोज करता है। टेस रिजेक्ट कर देती है इसके प्रपोज़ल को, कोई रीज़न नहीं देती, लेकिन वो प्रजिस्ट करता है उसको कि मुझे वजह तो बताओ। वो कहती है कि मैं जो डर्बरविल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो जिन्हों से तुम नफ़रत करते हो, जिनको तुम लाइक नहीं करते। तो इसके ऊपर एंजल जो है वो अनफेस्ड रहता है इस न्यूज़ को सुन के। फिर वो एग्री हो जाती शादी के लिए। अब इन दोनों की शादी होनी होती, तो शादी से पहले ये अपनी मदर को राइट करती है एक लेटर, और लेटर में अपनी माँ से पूछती है कि मैं इसको अपने पास्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, तो उसकी माँ उसको पास्ट के बारे में बताने से रोक देती है। लेकिन फिर भी शादी से पहले जो टेस है वो एक लेटर लिखती है। लेटर के अंदर जो उसके साथ पास्ट में एलिस ने किया था, ठीक है, वो सारा कुछ लिख कर उसके रूम में भेज देती है। अब रोल ऑफ फेट वो लेटर मिला ही नहीं एंजल क्लियर को। अब क्या हुआ, जब नेक्स्ट डे होता है, जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, एंजल का बिहेवियर जो है वो नॉर्मल होता है, और वो नॉर्मल बिहेवियर देख के टेस समझ जाती है कि एंजल ने लेटर पढ़ लिया है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, वो मुझसे प्यार करता है। अब उन दोनों की शादी हो जाती है। जब उन दोनों की शादी होती है तो टेस को पता चलता है कि इसने तो लेटर पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो लेटर टेस के हाथ लग जाता है, और टेस बड़ा परेशान होती है कि अब क्या करना है। उस टाइम पीरियड पे एंजल और टेस अपनी वेडिंग नाइट को कन्फेस कर रहे होते हैं। अब एंजल क्लियर जो अपने पास्ट के बारे में बताता है कि उसका एक लड़की के साथ अफेयर था, ये सुन के टेस जो है उसको माफ़ कर देती, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। जब टेस ये सुनती है ना, तो उसके बाद टेस सोचती है कि मैं भी क्यों ना बता दूँ अपने अफेयर के बारे में जो मेरे साथ हुआ था। तो टेस भी उसको अपने पास्ट के बारे में बताती है। जब टेस उसको अपने पास्ट के बारे में बताती है, एलिस डबरविल ने जो उसके साथ किया वो बताती है, तो तब क्या होता है, तब उसका बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट होता है टेस के बिहेवियर से। क्योंकि एंजल ने जब गलत किया तो टेस ने उसको यानी कि माफ़ कर दिया, फॉरगिव कर दिया। लेकिन जब टेस के साथ, जो कि टेस ने गलत खुद नहीं किया था, ठीक है, उसके साथ गलत किया गया था, तो फिर क्या हुआ, जो एंजल है उसने उसको माफ़ नहीं किया। एंजल जो है वो टेस को छोड़ के चला जाता है। फिर जो टेस है वो उसको ट्रू एंड ट्रू लेटर लिखती रहती है, बहुत लेटर्स लिखती है उसको कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम कब आओगे। जो एंजल है वो उसको रिप्लाई नहीं करता एक भी लेटर का। फिर जो टेस है वो उसकी फ़ैमिली के पास जाती है, उसकी फ़ैमिली को देखती है और उनसे बात करना चाहती है, और लेकिन वहाँ पे भी देखती है कि उसकी फ़ैमिली का कोई इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, तो फिर वो बाहर से ही वापस आ जाती है। एंजल टेस को लेटर लिखता है कि ही विल गो अवे फ्रॉम हर एंड शी शुड नॉट कम टू हिम, बट मे राइट इफ़ शी इज़ इल और नीड्स एनीथिंग।
फिर उसके बाद टेस अपने घर में वापस आ जाती है और उसकी जो फैमिली होती है टेस की वो इम्प्रोविस्ड होती है और टेस के पास कोई प्लेस नहीं होती रहने के लिए। फिर जो टेस है उसको एक लेटर मिलता है एंजल से जो बताता है उसको वो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में चला गया है एक फार्म को ढूंढने के लिए, और टेस जो है यही एक्सक्यूज़ दे के मार्लोट को छोड़ जाती है। एंजल विज़िट करता है अपने पेरेंट्स को, लेकिन उनको अपनी सेपरेशन के बारे में नहीं बताता। लेकिन इसके जो पेरेंट्स होते हैं वो इसके फेस को देख के समझ जाते हैं कि इनकी जो मैरिज लाइफ है उसमें कोई ना कोई डिफ़िकल्टी है। फिर एंजल डिसाइड करता है कि वो ब्राज़ील जा रहा है फार्म देखने के लिए, और उसको उस टाइम पे रियलाइजेशन भी होती है कि उसने ना टेस के साथ ज़्यादा ही बुरा सलूक किया था। तो ब्राज़ील जाने से पहले जाता है एंजल इज़ हर्ट के पास, और वो उसको बताती है कि तुम्हें टेस्ट से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई भी नहीं होगा। वो उसको कंपनी भी करती है ब्राज़ील की तरफ, और जब उससे पूछता है ना whether she loves him as much as Tess does, तो फिर इस तब कहती है उसको कि मैं तुमसे उतना प्यार नहीं कर सकती हूँ। कहती है nobody could love him more than Tess does। तब वो कहती है क्योंकि टेस जो है उसने अपनी सारी की सारी लाइफ जो है वो एंजल के लिए सेक्रीफाइस करके रख दी है। तब एंजल को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होता है और वो कहता है कि तुमने ना उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बचा के रख दी है। इसको वो कहता है IZZ इज़। फिर टेस जो है ना वो फ्लिंट कॉम्ब ऐश की तरफ जाती है जहाँ पे वो मरियन के साथ डिफरेंट फार्म्स पे जाएगी, और उसके बाद टेस जो है ना एक स्वीट हैकर के तौर पे काम करती है फ्लिंट कॉम्ब ऐश में, जो बड़ी बैरन और रफ प्लेस है। वहाँ पे मरियन का ये बिलीव होता है कि जो टेस है उसको अब्यूज़ किया है एंजल ने, लेकिन टेस उसको रिफ्यूज़ कर देती है कि तुमने एंजल क्लियर का एक तो डेरोगेटरी टर्म में नेम मेंशन नहीं करना और उसके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। टेस जो है वहाँ पे अपने जो उसका हस्बैंड था एंजल क्लियर उसको अप्रोच करने की कोशिश करती है। वो उसके दो भाई फेलिक्स और कर्टबर्ट को देखती है, ठीक है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उनको पता लगता है कि जब वो डिस्कशन कर रहे होते हैं वो बेसिकली एंजल क्लियर की न्यू वाइफ के अबाउट बात कर रहे होते हैं, जो चीज़ टेस को हर्ट करती है। अब उसके बाद जब टेस वापस आती है तो देखती है वहाँ पे नियर बाय एक प्रीचर है, उसका नाम है एलिस डर्बरविल। यहाँ पे जो एलिस है दोबारा से उसकी मुलाकात होती है टेस के साथ, और टेस को वो कहता है मैं बदल चुका हूँ, और टेस को ब्लेम करता है कि तुमने ही मुझे जो है सिन कमिट करने के लिए फोर्स किया था। लेकिन अब क्या होता है, अब ये होता है कि जो एलिस है जैसा कि वो प्रीचर बन चुका हुआ है वो दोबारा से रिवर्स गियर लग गया उसका, यानी कि दोबारा से वो वापस आ रहा है टेस को देख के वो फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और सून आफ्टर ये करता है एलिस अपने जो बिलीव्स थे वो फिर से छोड़ के फिर से फैशनेबल वेज में आ जाता है और अपनी प्रीचिंग को गिव अप कर देता है, और वो टेस से कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो, ठीक है। इस चीज़ पे जो टेस है उसको थप्पड़ मारती है और रिफ्यूज़ कर दी है उसको एलिस को, लेकिन एलिस जो है वो उसको कहता है दोबारा से उसके आगे आता है, तो एलिस जो है वो उसको फिर से तंग करता है। तो टेस कहती है कि अगर तुम टेस को मारोगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं रोएगी, क्योंकि हमेशा से टेस जो है ना वो तुम्हारी विक्टिम ही रही है, शिकार ही रही है। और जो एलिस है वो थ्रू आउट बाद में क्या करता है, कोई ना कोई टैक्टिक्स ढूंढते ही रहता है कि वो टेस को तंग कर सके और उसको अपना विक्टिम बना ले। अब क्या होता है, फाइनली उसको एक वीक पॉइंट मिल जाता है टेस का, वो था फैमिली। उसकी फैमिली जो थी वो डिपेंडेंट थी और उसकी फैमिली के फाइनेंशियल सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। तो वो जो है डर्बी फील्ड उसका फादर, उसकी भी डेथ हो चुकी हुई है। अब जब उसकी डेथ हो चुकी है तो उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली थी वो किंग्सबेयर में मूव कर गई थी, जो डर्बरविल्स थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो जो एलिस है वो कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हारी फैमिली को एक अच्छा पैकेज दे सकता हूँ, ठीक है, उनको फर्दर जो है लाइफ के अंदर लाइक फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन टेस जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है। उसके बाद जब डर्बर फील्ड्स थे वो जब किंग्सबेयर में पहुँचते हैं और जिनको जिस जगह पे उनको रहना होता है वहाँ पे उनको कोई कमरा नहीं मिलता और वो चर्च में रह रहे होते हैं, तो अगेन जो है उनको एलिस दोबारा से टेस को इस चीज़ पे लाइक सप्रेस करता है, सब्जुगेट करता है, उसको विक्टिम बनाता है इस चीज़ का, और वो कहता है उसकी फैमिली को मैं ही सपोर्ट कर सकता हूँ और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। इसी दौरान जो है ना वो एंजल क्लियर
ब्राज़ील से वापस आता है, बड़ा वीक और सिक होता है, और उसको एक लेटर मिलता है टेस की तरफ से। इसके ऊपर लिखा होता है टेस ने, शी क्लेम्स दैट शी विल ट्राई टू फॉरगेट हिम। और आपको पता है इससे पहले टेस ने इसको बहुत ज़्यादा लेटर लिखे, प्लीज़ कम बैक, आई कैन नॉट लीव विदाउट यू, प्लीज़ कम बैक, इतने लेटर्स लिखे थे। ही इग्नोर्ड, इसने इग्नोर किया था, और अब उसको लेटर मिला है कौन सा वाला, जिसमें उसने कहा है शी विल ट्राई टू फॉरगेट हिम। अब उसके बाद जो है एंजल वो कोशिश करता है टेस को ढूंढने की, उसको टेस नहीं मिलती, लेकिन थ्रू एंड थ्रू स्ट्रगल करके टेस को ढूंढने की उसको पता लगता है टेस जो है वो सैंडबोर्न के एन के अंदर है, एक होटल में है। किसके साथ रह रही है, एलिस डेबरविल के साथ एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार रही है। और फिर वहाँ पे टेस का और एंजल का फेस टू फेस इनकाउंटर होता है। तो उस दौरान जो है टेस कहती है एंजल को, इट इज़ टू लेट, और बताती है कि मुझे एलिस ने कन्विंस कर दिया था कि तुम कभी भी वापस नहीं आने वाले। और साथ ही कहती है कि मुझे एलिस से नफ़रत है, और मैं अब भी उससे नफ़रत करती रहूँगी क्योंकि उसने मुझे तुम्हारे बारे में झूठ कहा था। फिर एंजल जो है, एंजल उस टाइम बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट होता है, ठीक है, डिप्रेस होता है, कुछ भी नहीं कर सकता, होपलेस है, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी, अब तो वो एलिस के साथ रह रही थी, वो छोड़ जाता है वहाँ से। उसके बाद जो है टेस अपने रूम में वापस आती है, और रूम में आने के बाद रोना शुरू कर देती है। जब वो रोती है फिर उसके बाद जो है एलिस देखता वो रो रही है, एलिस और टेस के दरमियान में एक बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। और उस दौरान जो टेस है उसके बिल्कुल हार्ट के ऊपर छुरा मार देती है, चाकू मार देती है, और उससे डेथ हो जाती है एलिस की। एलिस की डेथ हो गई। अब जब एलिस की डेथ हो गई है तो उस दौरान क्या हुआ है, जो डिजेक्टेड था, अलोन था, एलिनेटेड एंजल क्लियर था ना, वो टाउन को छोड़ के जा रहा होता है। तो देखता है कि टेस उसको फॉलो कर रही है, टेस उसके पीछे भाग के आ रही है, और वो एडमिट करती है कि उसने मार दिया एलिस को, और अब ये दोनों इकट्ठे अपनी लाइफ गुजार सकते हैं और इनको एस्केप करना होगा। इंग्लैंड से बाहर निकलने के लिए एक बोट मिल जाए उसकी तलाश से पहले ये एक डिजर्टेड मेंशन में स्टे करते हैं, और ये स्टोन हेंज में रेस्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे टेस को रियलाइज़ होता है कि इसको जो पुलिस है वो कैप्चर कर लेगी, और वो एंजल से कहती है कि तुम ना मेरी सिस्टर लिजा लू है, उससे शादी कर लेना मेरे जाने के बाद, क्योंकि मुझे पुलिस ने पकड़ लेना है। अब ऐसा था कि जैसा कि टेस को सस्पिशंस थे कि हाँ मैंने पकड़ी जाना है, अब मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। अब ये क्या हुआ कि जो टेस सो गई थी, और जब उसकी आँख खुली तो क्या हुआ कि जितने भी पुलिस वाले थे उस टाइम पीरियड पे, वो टेस के इर्द गिर्द खड़े थे उसको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसने मर्डर किया था एलिस का। तो टेस को एग्जीक्यूट कर लिया कि इसके क्राइम के लिए, ठीक है, इसको पनिश कर दिया गया। और जब इसको पनिश कर दिया गया तो फाइनली उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद एंजल क्लियर जो था उसने शादी कर ली लिजा लू से, जो कि सिस्टर थी टेस की। तो यहाँ पे नॉवल एंड हो जाता है। और एंडिंग से पहले मैं बता दूँ कि जो टेस थी, जिसने थ्रू एंड थ्रू अपनी लाइफ के अंदर सफरिंग देखी, उसने जो थोड़ा सा टाइम अपने हस्बैंड एंजल क्लियर के साथ गुजारा, उसने कहा ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशगवार टाइम था, ठीक है, फुल ऑफ हैप्पीनेस था इस टाइम के अंदर। तो यहाँ पे स्टोरी हुई एंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है हार्डीज पेसिमिज्म, टेस एज प्योर वुमेन, फेट एंड चांस, मोर सिन अगेंस्ट सिनिंग, आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन, हार्डीज वेसेक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स टू। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।